साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन रहे होंगे पूरी फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन और फोटो के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज की करंट से, वो आपको पूरी जानकारी के साथ में, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके जरूर पूछी जाती है, तो स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। साथ ही साथ में जून खत्म होने वाला है, तो जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण डेज हैं, उनको यहाँ पर एक बार रिवाइज भी हम कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। पीएम मोदी जी के द्वारा जैन गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद या फिर बिहार? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अहमदाबाद में पीएम मोदी जी के द्वारा जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में कमलम नामक फ्रूट को महाराष्ट्र ने किस देश को निर्यात किया है? ओमान, दक्षिण अफ्रीका, दुबई या फिर कुवैत? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दुबई को अभी हाल ही में कमलम नामक फ्रूट को महाराष्ट्र ने यहाँ पर निर्यात किया है। और कमलम का ओरिजिनल नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कमलम का ओरिजिनल नाम है ड्रैगन फ्रूट। अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? हरमनप्रीत सिंह, साजन प्रकाश, दीपिका पल्लिकल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि साजन प्रकाश देश के ऐसे पहले तैराक बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये हो गया आपका रिवीजन, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 29 जून 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का बहुप्रत्याशित गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? जनवरी 2022, दिसंबर 2021, सितंबर 2021 या फिर अगस्त 2021? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि दिसंबर 2021 में भारत का बहुप्रत्याशित गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी देते हैं आपको गगनयान के बारे में। आइए देखते हैं। तो इसरो मानव रहित अंतरिक्षयान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में एक मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो दिसंबर 2021 में आपका गगनयान यहां पर लॉन्च हो जाएगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को अंतरिक्ष के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। जैसा कि आपको पता है कि अब लगातार जो है भारत हो या फिर कोई भी देश हो, अपनी जो है टेक्नोलॉजी का यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत ने दिसंबर 2021 में गगनयान को लॉन्च करने की बात की है। ठीक है, मिशन के लिए इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV मार्क 3 को बनाया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, कौन सा लॉन्चर है? तो GSLV मार्क 3 लॉन्चर यहाँ पर बनाया गया है गगनयान को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? राजीव महर्षि, राजीव कुमार, के वेणुगोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए देख लेते हैं। AGI कौन है यहाँ पर? सही आंसर सी, यानी कि के वेणुगोपाल हैं अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं, इनका कार्यकाल लगातार दूसरी बार बढ़ाया गया है। तो इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, किसकी जगह पर आए थे, कौन से क्रम के AGI हैं, सारी चीज़ें आइए देखते हैं।
तो केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक के लिए कर दिया है। ठीक है, 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका अपॉइंटमेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2017। उन्हें पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का स्थान लिया और भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो इससे पहले कौन था? तो मुकुल रोहतगी का स्थान लिया इन्होंने। किसने? के वेणुगोपाल ने। और भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, 15वें एजीआई हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? अभी हाल ही में ये चर्चा में बनी हुई हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस खेल से संबंधित है दीपिका कुमारी। टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है। एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए यह प्रश्न हमारे स्पोर्ट्स जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। अभी हाल ही में दीपिका ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना एसिपोवा को 6-0 से हरा दिया है। ठीक है, उन्होंने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है। कहां पर? पेरिस में जो वर्ल्ड कप हो रहा है तीरंदाजी का, ठीक है, विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीत करके हैट्रिक लगा दी है। देखिए, वे अतनु दास के साथ में मिश्रित रिकर्व का भी हिस्सा थी और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो सिंगल्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जो मिश्रित रिकर्व होता है उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित रिकर्व्स में उनके जोड़ीदार कौन थे? अतनु दास थे। तो यहां से एक प्रश्न आपका और क्लियर हो जाएगा स्टैटिक जीके का कि अतनु दास का संबंध किससे है? तो अतनु दास का संबंध भी तीरंदाजी से ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दुती चंद पर लिखी गई पुस्तक फियरलेसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है सुदीप मिश्रा, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सुदीप मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। आइए, ये पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है, सारी जानकारी आपको देते हैं। और जो करंट की पुस्तकें होती हैं उसके लेखकों के नाम लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। देखिए, तो पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब फियरलेसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ में चंद की यात्रा का वर्णन है। तो जो दुती चंद है, इनमें इनका जो है ये विवादों में रही थी कि कौन सा मतलब ये महिला है या पुरुष है, इस वजह से ये विवादित रही थी। तो उनके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है, सुदीप मिश्रा जो कि एक पत्रकार हैं, और यह किताब हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। जैसा कि आपको पता है, अब पुस्तकों के लेखक के नाम तो पूछते ही पूछते हैं, और अगर पेपर को टफ बनाएंगे तो किसने यहाँ पर इसको प्रकाशित किया है उस कंपनी का नाम पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक को वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो भी बुक्स यहाँ पर हम अगर कराते हैं करंट अफेयर में, तो उसकी प्रकाशित करने वाली एजेंसी का नाम हम जरूर बताते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण बन गया है और जब पेपर कठिन बनेगा तो प्रकाशित करने वाली एजेंसी का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आप दूसरों से तभी अलग बन सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। जितना डीप जानकारी आप लेकर के चलेंगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। दुती चंद एक एथलीट हैं और ओडिशा से संबंधित है। ये एक धावक हैं और इनका संबंध कहाँ से? ओडिशा की निवासी हैं दुती चंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या फिर बिहार? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए कुछ जानकारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही है और कुत्तों का टीकाकरण भी कर रही है। जैसा कि आपको पता है, कुत्ते और बिल्ली और बंदर, इन तीनों के काटने से रेबीज हो जाता है। ठीक है, रेबीज में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा सही ढंग से काम नहीं करता है, हमें जल से यानी कि पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसे बनाया गया है? एक और अपॉइंटमेंट है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। अरविंद अरोड़ा, सुरेश एन पटेल, अजीत डोभाल या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, इसका सी नहीं होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सुरेश एन पटेल जो हैं वो यहाँ पर भारत के सीबीसी नियुक्त किए गए हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पूरी जानकारी दी है इनके बारे में। इसका आंसर आप सुरेश एन पटेल यानी कि बी कर लीजिएगा। देखिए,
तो सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि अभी तक ये जो है सीबीसी में एक आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है, एक मतलब कि सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इन्हें सीबीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर इनको बना दिया गया, ठीक है। अब इनको उसी में जो है चीफ बना दिया गया है। संजय कोठारी द्वारा प्रमुख रूप से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इनकी नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी है। यानी कि अभी तक सीबीसी कौन थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, तो वो थे संजय कोठारी। वो अब रिटायर हो गए हैं, तो उनके स्थान पर कौन आ गए हैं, सुरेश एन पटेल यहाँ पर आ गए हैं, याद रखिएगा। आयोग का नेतृत्व जो है वो सीबीसी करता है। इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपका मुख्य सतर्कता आयुक्त जिसे सीबीसी कहते हैं, और 2 आयुक्त होते हैं इसमें। तो अभी तक जो सुरेश एन पटेल थे वो इसमें आयुक्त थे, अब इसमें क्या हो गया, अब ये यहाँ पर सीबीसी बन गए हैं। तो पटेल के अलावा एक और सतर्कता आयुक्त का पद अभी भी रिक्त है, यानी कि एक और यहाँ पर अपॉइंटमेंट कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, भारत के नवनियुक्त सीबीसी कौन है, सुरेश एन पटेल भारत के नवनियुक्त सीबीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पर बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 29 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस जिले के फिल्म मेकर्स को इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 और फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड दिया गया है? मध्य प्रदेश के 2 होनहार फिल्म मेकर हैं, इनको अभी सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है मुरैना, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, राज अंशु और पंचम सिंह इनका नाम है। आइए आंसर देखते हैं, कहाँ के ये निवासी हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल जिले के निवासी ये दोनों फिल्म मेकर्स, जिन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है फिल्म मेकर्स अवार्ड से। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो भोपाल के 2 फिल्म मेकर राजा अंशु और पंचम सिंह की बनाई गई फिल्मों को खास अवार्ड दिए गए हैं। ये 2 फिल्में कौन सी हैं, फिल्मों के नाम भी आपको याद रखना है। तो वह 3 दिन और कुतुब मीनार, ये 2 फिल्में हैं जिन्हें अभी हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है वो भी आइए देख लेते हैं। तो बर्लिन में हुआ इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2021 और लंदन में हुआ फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सेलिब्रिटी के बीच में खासा चर्चा का यहाँ पर विषय बना रहा है। तो बर्लिन में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें भी इनको सम्मानित किया गया है, और जो लंदन में फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हुआ है इसमें भी इनकी दोनों फिल्मों को सम्मानित किया गया है। तो आपको फिल्म मेकर का नाम जरूर याद रखना है, राजा अंशु और पंचम सिंह, ठीक है। चलिए, पंचम सिंह बताते हैं कि हम दोनों ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अब मुंबई में रह करके फिल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इनकी फिल्मों के नाम और इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने किस जिले के चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। यहाँ पर दूसरी गौशाला का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मुरैना, ऑप्शन नंबर डी है अशोकनगर। यहाँ से आपका एमपी स्टैटिक का भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सही आंसर डी, यानी कि अशोकनगर में यहाँ पर एक गौशाला का शुभारंभ किया गया है बृजेंद्र सिंह यादव के द्वारा, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया है, ठीक है। प्रथम गौ अभयारण्य का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा में देश के पहले गौ अभयारण्य का शुभारंभ किया गया था। तो देश का पहला गौ अभयारण्य कहां पर बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो नवनियुक्त आपका जिला है आगर मालवा, वहां पर बनाया गया था, ठीक है। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला और गौ कैबिनेट का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। एनटीपीसी में अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है। राज्य मंत्री ने कहा कि गाय सेवा ही ईश्वर भक्ति के समान है। अशोकनगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोकनगर का जिक्र आया है। अशोकनगर में आपका चंदेरी है जहाँ पर ये गौशाला की स्थापना की गई है। तो अशोकनगर जिला 2003 में गुना से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। तो 2003 में अशोकनगर का निर्माण किया गया था गुना से अलग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेशन। तो अगला सेशन है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, लगातार ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 42वें, 52वें, 43वें या फिर 44वें? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी तो याद रखना है। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो सर 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? टीबी,
कोरोना, चिकन पॉक्स या फिर मलेरिया? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है डी यानी कि मलेरिया रोग के उपचार में रोनाल्ड रॉस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, तो रोनाल्ड रॉस मलेरिया के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो रहा है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसके उपचार के लिए सिनकोना कुनैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुनैन वृक्ष की जो छाल होती है उससे सिनकोना दवाई बनाई जाती है और उसका जो यूज है वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2030 तक भारत को मलेरिया से मुक्त करना है, यह लक्ष्य रखा गया है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अब महत्वपूर्ण ये है कि इससे संबंधित कौन कौन से नृतक हैं, क्योंकि इससे जो भी संबंधित नृतक हैं वो लगातार एनटीपीसी के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। देखिए, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे थाल नृत्य और मटकी नृत्य भी कहते हैं। दोनों प्रश्न जो है वो एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं कि थाल नृत्य किस नृत्य को कहते हैं और मटकी नृत्य किस राज्य का नृत्य है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, तो याद रखिएगा ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। शोभा नायडू और दामिनी कृष्णमूर्ति ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृतक हैं, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, शोभना नायडू और दामिनी कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेज रिवाइज कर लेते हैं जो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जून के महत्वपूर्ण डेज: 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस मनाया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया, 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाया, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया और 25 जून को विश्व वेटिलो दिवस मनाया, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और एक बार, 2 बार, दिन में 3 बार कम से कम इसको रिवाइज करते रहिएगा, तो डेज आपके याद हो जाएंगे। जब तक जून खत्म होता है तब तक हम सारे डेज आपका बार बार रिवाइज करा देंगे, तो जून के सारे डेज आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सेशन है कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। जब हमने आपसे पूछा था कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है कोणार्क ओडिशा के सूर्य मंदिर को। तो शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद में विजय कुमार मिश्रा ने बहुत सही बताया है, राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही बताया है, पूनम रजक ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, प्रमीला प्रजापति ने काफ़ी अच्छा बताया है, साक्षी द्विवेदी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही बताया है, हरीश बाबू ने बिल्कुल सही बताया, सचिन पारासर ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, अशोक पवैया ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद में भारती मानिक ने बिल्कुल सही बताया है, आरती लोधी ने ओडिशा बताया। उसके बाद एसके बुंदेला ने बिल्कुल सही बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने कोणार्क सूर्य मंदिर बताया है, केएम अपलोड्स ने थैंक यू बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका शुक्ला ने आपका यहाँ पर कोणार्क ओडिशा बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए तो हम आपके लिए नई नई कुछ चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। और एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट अपने आप में यूनिक है और हर एक कमेंट आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में लगातार और बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर कवर किया है। देखिए, तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये उल्टा उड़ता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो बताइए दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। बाकी आपको बता दें दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। भूगोल का प्रैक्टिस सेट यानी ज्योग्राफी का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020-21 की वो भी हम अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यू टाइप में, यानी कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न एमसीक्यू में कैसे बनेंगे करंट अफेयर के, वो भी हम कल अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही सुबह 7:30 बजे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।